इट्स योर फ्रेंड साक्षी प्रजापति एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और बायोलॉजी हमारी 8th की बायोलॉजी की स्टार्टिंग इसी चैप्टर से हुई है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो सारे ही केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी के बाद कुछ चैप्टर्स बाद 2-3 चैप्टर बाद हमारी फिजिक्स आएगी। तो अभी तक हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बट नाउ वी आर स्टडिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी मोस्टली बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को पसंद भी होती है बिकॉज देखा जाए तो नीट एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, तो वो क्यों होते हैं क्योंकि उनको बायो पसंद है। लेकिन फिर भी अगर बायोलॉजी जिसको नहीं पसंद है, कोई सोचता है कि यार इसमें तो बहुत ही नाम याद करने होते हैं, डोंट वरी, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसमें बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं याद करने हैं। ये चैप्टर इजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हम हमारी बॉडी कैसे बनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यार इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को ही समझेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मतलब पहले तो देखो सेल क्या होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं सेल क्या होता है, लेकिन अगर मैं एक ब्रीफ बताऊं तुम्हें कि सेल क्या होता है, तो सेल जो होता है उससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है। अभी जो सेल है ये वो वाले सेल नहीं है जो हम लोग अपनी एसी या टीवी के रिमोट में डालते हैं, वो अलग चीज़ है। ये वो सेल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनसे बॉडी बनी है। अब जैसे कि यार हर चीज़ किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है, हर बड़ी चीज़, राइट। अब अगर मैं एक वॉल की बात करूँ तो एक वॉल ऐसे तो नहीं है ना कि मार्केट में एक वॉल आती है पूरी की पूरी बनी हुई, और अगर आती भी होगी, अगर कभी आने भी लगी ना, तो वो भी किसी चीज़ से तो बनी होगी। जब एक वॉल बनती है तो वो ईंटों से बनती है, 1 2 3 4 ऐसे जब हम लोग ब्रिक्स लगाते जाते हैं तब जाकर एक वॉल तैयार होती है। बहुत सारी वॉल्स मिलकर एक घर बना देते हैं। तो उसी तरीके से यार हमारी जो बॉडी है ये पूरी की पूरी ऐसे ही नहीं प्रकट हुई थी ना। जब हम छोटे थे, क्या तब का साइज़ और अब का साइज़ सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। तब हम बिल्कुल छोटे से थे, अब तो हम लोग बड़े हो गए यार, है ना, एज में आ गए। तो कैसे हो गया ये? सेल्स की वजह से। सेल्स डिवाइड करते हैं। अब तुम लोगों को क्योंकि सेल नहीं पता है तो मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी, तो चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सेल क्या होता है। वॉट डू यू मीन बाय सेल? अब देखो हुआ क्या था, ये बात है 1665 की। अब मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Once upon a time there was a scientist. ओके, चलो जोक साइड में रखते हैं और सिंपल से बताते हैं। देखो ये कहानी है बेसिकली 1665 की बात अगर हम करें तो 1665 में एक हमारे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट जी का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। एक बार क्या हुआ कि वो किसी अपनी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे और सब, तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जो ट्री होता है ना, ट्री, उसका कॉर्क लिया। अब वो क्या होता है यार, देखो ट्री होगा ना तो कभी तुम देखोगे कि ये जो हिस्सा होता है ये उसका कॉर्क होता है। कई बार देखा होगा कि ये ट्री पे से हटाया जा रहा होता है, राइट। तो ये वाला ही जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कॉर्क बोलते हैं। एक मोटी सी एक थिक सी लेयर होती है जो ट्री जो होता है हमारी उस पर होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने ये लिया, फिर इन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप, अब देखो यार उस टाइम पे जैसे कि आज माइक्रोस्कोप्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाले, तब इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। तो उन्होंने सिंपल एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा था, माइक्रोस्कोप से नहीं देखा था, सिंपल एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा था। जब उन्होंने इस कॉर्क को एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ इस तरीके की कंपार्टमेंट्स बनी हैं। मतलब कि जब उन्होंने उस कॉर्क को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके की कंपार्टमेंट्स दिखी। ये वाली जो देख रहे हो ना, ये वाली कुछ इस तरीके की कंपार्टमेंट्स दिखी, ठीक है। जो ये हनी बी का जो छत्ता होते हैं ना, उसकी तरह लग रही थी थोड़ी। तो उन्हें कुछ इस तरीके की छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स दिखी। वहाँ से ही आविष्कार हुआ हमारे सेल्स का। वहाँ से पता चला कि कोई भी लिविंग बॉडी एक
सेल से बनती है। सेल्स बहुत छोटे होते हैं, अब हम आगे और पढ़ेंगे सेल के बारे में, लेकिन बताऊं अगर तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ से 1665 में 1665 भाई सन याद रखना, साइंटिस्ट जी का नाम भी याद रखना, रॉबर्ट हुक जी, इन्होंने डिस्कवर किए सेल्स, बट इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे। उसके बाद एक और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले ज़्यादातर लिविंग सेल्स, डेड सेल भी पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट्स में डेड सेल होते हैं। तो हाँ, इन्होंने डेड सेल, देखो दो तरीके के सेल्स होते हैं, लिविंग सेल और डेड सेल। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों, कैसे क्लासीफाई किए गए एंड ऑल। लेकिन इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे हमारे, ठीक है, एंटोन वैन ल्यूइक, मुझे उनका नाम नहीं याद होता एक तो, ठीक है, जो भी थे, उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। लेकिन रॉबर्ट हुक जी ने डेड सेल डिस्कवर किए थे। खैर हमारे चैप्टर में वो लिविंग सेल वाला पार्ट नहीं है, डेड सेल वाला ही है। लिविंग सेल वाला आएगा तुम लोग के 9th में। ठीक है, हाँ, मतलब लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे ये हमारे उसमें नहीं है। खैर 1665 में हमारे सेल्स की डिस्कवरी हुई। फिर देखो क्या हुआ, सेल होता क्या है ये बताया गया। तो सेल क्या होता है, द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, फिर चाहे वो हम हो, फिर चाहे वो कोई एनिमल हो, फिर चाहे वो कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे सेकेंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, राइट। चाहे वो कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक प्लांट हो, ये सारे बनते हैं छोटे 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 सेल्स से। और ये सेल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हमें इन सेल्स को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अगर तुम कहो कि हम नेक्ड आई से हमारे सामने सेल है और देख लेंगे, सो नो, वी कांट सी देम विद नेक्ड आई। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, राइट। उसी तरीके से हमारे सेल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। ठीक है, अब वो हम आगे पढ़ेंगे वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सेल क्या है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बोला कि एक दीवार छोटे 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 ईंटों से बनती है, ब्रिक्स से बनती है, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे 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 सेल्स से बनती है। ओके, छोटे छोटे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। और तुम लोग को पता है अब सेल्स कितने छोटे होते हैं ना, इसका अंदाज़ा तुम लोग ऐसे लगा सकते हो कि एक जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चा तो छोटा है, फिर उसके सेल्स डिवाइड करेंगे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बट एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो होती है अगर उसमें देखा जाए तो मोर देन 50 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा उसके सेल में होते हैं। 50 ट्रिलियन सेल्स। अब यहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने सारे सेल बनकर एक इतनी बड़ी बॉडी बना रहे हैं, डैट मीन्स कि एक सेल कितना ज़्यादा छोटा होगा, राइट। 60-70 ट्रिलियन सेल्स लगभग एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ये एक मैं एवरेज बता रही हूँ। ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और सेल्स फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, ये सारी सेल की इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक सेल की इमेज है, ये भी एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो यार, सेल बहुत छोटा है, अगर हम सेल को भी जूम करें तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें जाके तो बहुत चीज़ें हैं, लंग्स हैं, किडनी है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली उसी तरीके से हमारी बॉडी यानी कि जिन सेल्स से बनी है, तो उन सेल्स को भी अगर हम जूम करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग 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 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स तो समझ में आ गए ना, सेल क्या है, हमारी बॉडी जिनसे बनी है। ठीक है, द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। अब सेल को हम एक ब्रिक वॉल से आराम से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बता ही चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये एक ब्रिक वॉल है जो 1 2 3 4 5 6 अलग और पता नहीं कितनी सारी ब्रिक से मिलकर बनी है। यार उसी तरीके से अगर तुम एक अनियन पील लोगे ना, अब अनियन पील क्या होता है यार, अनियन तो सबने खाया ही होगा। अनियन खाते हैं तो कई बार देखा होगा कि अनियन को अगर तुम बीच से तोड़ते हो, राइट, तो उसमें एक वाइट कलर की, वाइट नहीं वैसे वो ट्रांसपेरेंट कलर की एक पतली सी पॉलीथीन टाइप की होती है ना, वो पन्नी टाइप की,
वो निकलती है ना। कई बार देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, उसमें बहुत थिन होती है, बहुत पतली सी होती है, वो ऐसे निकलती है। अगर तुम वो लो, ठीक है, और उस पर अगर तुम ग्लिसरीन डाल के और उसके बाद उसको अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब यार अगर तुम लोग को बायोलॉजी लैब ले जाया जाता है तो तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे नहीं भी करोगे ना तो तुम लोग को खुद ही करवा देंगे टीचर्स, क्योंकि यार अब तुम्हारा ये चैप्टर है और तुम लोग को बायोलॉजी लैब ले जाया जाता है तो डेफिनेटली वो करवा ही देंगे, ठीक है। बट अगर वो नहीं करवा रहे तुम करके देख सकते हो। एक अनियन है, उस अनियन पील लो, जो ट्रांसपेरेंट उसकी थिन लेयर होती है वो लो, उस पर ग्लिसरीन डालो और उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो अंदर कुछ इस तरीके का तुम लोगों को दिखेगा। अब ये क्या है, ये सेल्स हैं। अब दीदी ये सेल्स कैसे हैं, क्या ये पूरा इतना बड़ा एक सेल है? नहीं, ये पूरा इतना बड़ा एक सेल नहीं है। जो तुम लोग देख रहे थे कि ये इतना सा ये अलग है, ये इतना सा ये अलग है, राइट। तो ये जो तुम लोग को अलग 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 दिख रहे हैं ना, इतने अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेल नहीं है इतना बड़ा, ये अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल को एक ब्रिक वॉल से आराम से कंपेयर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल शेप। अब देखो यार, सेल की जो शेप होती है ना, 1 मिनट, सॉरी, ये सेल शेप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेल नंबर, सेल नंबर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर। अब देखो सेल नंबर में क्या वैरायटी शो करते हैं। तो यार दो तरीके के हमारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे तुम लोगों को सेल से बने हुए। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दीदी ये क्या नया चीज़ आ गई। देखो यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब होता है वन, यूनि कहाँ गया, यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब सेल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है, एल्गी है, इसको जो बैक्टीरिया है, राइट, बेसिकली बैक्टीरिया हो गया, ये सब हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते इसको। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये सेल से बने हैं और ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है, और सेल तो बहुत छोटा होता है, तो ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं। इस वजह से हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। उसी तरीके से मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेल से बने हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। अब मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी में मोर देन 50 ट्रिलियन सेल हैं, तो ह्यूमन बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी हो गई, राइट। तो मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए। तो यूनिसेलुलर मतलब जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिर से देख लो एक बार कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल शेप। अब आता है ये पॉइंट कि ऑर्गेनिज्म जो है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स के जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है मान लो, तो क्या ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल एक ही शेप का होगा? अगर एक सेल स्फेयर है तो क्या सारे स्फेयर ही होंगे? ऐसा नहीं होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में सारे सेल्स एक ही शेप के नहीं होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। उन्हें जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उनका शेप होता है, ठीक है। वैरायटी अकॉर्डिंग टू फंक्शन से परफॉर्म, जैसा फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना है उनका जो शेप होगा वो उसी तरीके का होगा। जैसे कि ये एक स्टेम सेल है, इसको छोड़ो, बोन सेल देखो, बोन सेल कुछ इस तरीके का है, ब्लड सेल कुछ इस तरीके है, मसल सेल ये लंबे लंबे हैं, मसल सेल लंबे लंबे हैं। ये तुम लोग को थोड़ा सा स्पिंडल शेप का दिखे, मतलब थोड़ा जैसे कैसेट नहीं होती है एक सीडी, उसकी तरह दिखेगा ब्लड सेल, राइट। ये फैट सेल है,
ये स्किन सेल्स हैं। नर्व सेल तुम्हें लंबे से दिखेंगे। नर्व सेल देखा होगा तुम लोगों ने, लंबा होता है। अभी क्यों लंबा होता है? क्योंकि इसको सिग्नल ट्रांसफ़र करना होता है ना। जैसे कि हमारा हाथ और किसी गर्म तवे पे लगा, राइट, कोई पैन है, गर्म है, मेरा हाथ उस पर लगा, तो एकदम से मैं अपना हाथ पीछे कर लेती हूँ। कैसे? जैसे ही हाथ उस पर लगा, नर्व सेल सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं टू द ब्रेन। फिर ब्रेन कहते हैं ओ भाई साहब अभी तो कुछ गर्म लग रहा है, हाथ हटा लो, जल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कितना क्विक इन लोगों को क्या करना होता है, सिग्नल पहुंचाना होता है ब्रेन तक कि हाँ भाई हमने हाथ रखा है, अब यहाँ पर कुछ गर्म है। तो ब्रेन हमको बताती है ये गर्म है, जल जाएगा हाथ, हटा लो। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए ये लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उनको सिग्नल ट्रांसफ़र करने होते हैं। अब वहीं पे अगर मैं स्फेयर लगा दूँगी तो बहुत सारे सेल्स मुझे लगाने पड़ेंगे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। तो ये लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अलग अलग सेल्स अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ लंबे हैं, कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ जैसे मैंने बताया सीडी टाइप, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, है ना। तो अलग 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 शेप होता है अलग 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 सेल्स का, अलग 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 अलग। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल साइज ऑल्सो। अब यार देखो, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर चीज़ में ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेल नंबर में वैरायटी शो करते हैं, सब में सेम नंबर ऑफ सेल्स नहीं होते। फिर हमने पढ़ा सेल शेप में भी करते हैं, सब में सेम नंबर ऑफ सेल्स भी नहीं होते, ठीक है। सॉरी, शेप, सब एक ही शेप के नहीं होते। अब हम पढ़ रहे हैं कि सेल जो है वो किस में, सेल साइज में भी वो करते हैं। अब देखो, एक चीज़ पहले मैं तुम लोग से पूछती हूँ, एक आंट है छोटी सी और एक बड़ा सा एलिफेंट है। अब तुम क्या कहोगे कि क्या उस एलिफेंट के सेल्स बड़े हैं इसलिए वो बड़ा है, और उस आंट के सेल्स छोटे हैं इसलिए वो छोटी है? कैसा कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आंट छोटी है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल कम है। एक आंट है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता उसमें कितने सेल्स होते हैं, बट ऐसा मान लेते हैं कि अगर उसमें 1000 सेल्स हैं, राइट, और एक एलिफेंट है उसमें मान लेते हैं 1,00,000 सेल्स हैं, राइट। तो वो आंट छोटे इसलिए नहीं क्योंकि उसके सेल्स छोटे हैं, वो छोटे इसलिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है। और वो एलिफेंट बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एलिफेंट के जो सेल्स हैं वो बड़े हैं, क्योंकि उस एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, वो चीज़ अलग है कि एक एलिफेंट के सेल बड़े हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि एलिफेंट की बॉडी में अलग तरीके से फंक्शन होता है तो उसके सेल बड़े हों। बट मैं एक जनरल बता रही हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है या बड़ा है तो वो इसलिए नहीं है कि छोटे वाले में छोटे सेल्स हैं, बड़े वाले में बड़े सेल्स हैं। नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। जैसे देखोगे तुम, एक बच्चा छोटा सा है, एक बड़ा एडल्ट है, तो तुम क्या कहोगे कि जो छोटा सा बच्चा है उसमें छोटे सेल्स हैं और जो एडल्ट है उसमें बड़े सेल्स हैं? नहीं, बड़ी जो एडल्ट है उसमें सेल्स के नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, और वही छोटा सा एक बच्चा है जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें जो है सेल्स के नंबर कम है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन दियर साइजेस। जो साइज़ होते हैं सेल्स के वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। ये वेरी करते हैं फ्रॉम माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर्स। कुछ माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर्स तक ये जाते हैं, ठीक है। अब माइक्रोमीटर देखते हैं क्या होता है पहले। तो देखो, ये माइक्रोमीटर का साइन होता है। तो ये जो होता है ये एक जगह से उल्टा यू कह सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैंड यू, उल्टा यू और एम स्टैंड फॉर माइक्रोमीटर, ये साइन होता है माइक्रोमीटर का। और 1 माइक्रोमीटर को अगर हम मीटर में देखें तो वो 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो एक माइक्रोमीटर इतना ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके जो सेल है उसका साइज़ कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर्स तक जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट सेल एग्जिस्ट करता है वो है ऑस्ट्रिच एग। जो तुम लोग एक ऑस्ट्रिच का एग देखते हो ना, वो एक ही सेल होता है पूरा, ठीक है। वो सेल जो होता है वो पूरा एक ही सेल होता है, वो बहुत सारे सेल से नहीं बना होता। और ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 18 सेंटीमीटर तक कुछ होता है वो, राइट। तो वो बहुत बड़ा होता है ऑस्ट्रिच एग। वहीं अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो होता है सेल माइकोप्लाज्मा। सेल माइकोप्लाज्मा होता है, अब ये बेसिकली बैक्टीरिया एक तरीके का होता है। तो ये सबसे छोटा सेल होता है और सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो सेल जो होता है, फिर से देख लो,
अलग अलग साइजेस होते हैं, कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक इसका साइज़ जाता है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, मतलब अगर हम 1 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻6 वन उसके इक्वल होगा, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एक है हमारा, स्मॉलेस्ट सेल हमारा है सेल माइकोप्लाज्मा, जो एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी सेल स्ट्रक्चर। अब सेल के स्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने देखा ना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि वो पूरा जो है ना एक ही सेल से बना है, सिर्फ पूरा जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक सेल का बना है। तो उस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रोसेसेस होनी होंगी ना, डाइजेशन होना हो, रेस्पिरेशन होना हो, न्यूट्रिशन होना हो, जितनी भी प्रोसेसेस होनी होंगी वो सारा वो एक सेल ही करेगा, कहीं और से सेल लेके नहीं आएगा कि भाई तुम मेरा काम कर दो, तुम मेरा काम कर दो, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा, इसको ऐसे देखो कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप्स होते हैं, जो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, ठीक है। अब या तो वो शाय होते हैं, तो इंट्रोवर्ट होते हैं, व्हाटएवर, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उनके दोस्त भी नहीं होते, राइट। वही कुछ लोग होते हैं इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो जिसके दोस्त नहीं हैं, बिल्कुल दोस्त नहीं है जिसके, ठीक है, उसको कितना भी होमवर्क मिल जाए यार, वो अकेले उसको करना पड़ेगा। उसके दोस्त नहीं है, वो किससे करवाएगा, उसे अकेले ही करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं एक ऐसे बच्चे की बात करूँ जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, वो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, राइट। तो उसको जो काम मिलेगा, अगर मान लो उसको पर्सनली कोई बड़ा सा काम मिल गया, तो वो डिवाइड कर लेगा लोगों में, यार थोड़ा तुम कर दो, थोड़ा तुम कर दो, थोड़ा तुम कर दो, और लोग कर भी देंगे, कहेंगे हाँ ठीक है हमारा दोस्त है, हमारी दोस्त है, हम कर दे रहे हैं। लेकिन वो एक इंसान यार जो ज़्यादा किसी से बोलता नहीं है, अकेले रहना पसंद करता है या करती है, उसे वो सारा काम खुद करना पड़ेगा। उसी तरीके से यूनिसेलुलर जो होते हैं ना, उन्हें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। एक सेल है उस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा के अंदर जितना भी काम होना है, चाहे वो रेस्पिरेशन होना हो, डाइजेशन होना हो, जो भी होना हो, वो उस एक सेल को ही करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि वो एक सेल उसको कर भी सकता है, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी अमाउंट पे से काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिज्म है भाई, ठीक है। अब इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। देखो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं परफॉर्म करने के लिए, और जितने होते हैं उतने भी बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं। अमीबा कितना सही खाना खाता होगा यार, उसे डाइजेस्ट करने के लिए एक सेल काफ़ी है, राइट। अमीबा कितना ही रेस्पिरेशन करता होगा, है ना, कितना कम अमाउंट में ऑक्सीजन लेता होगा, छोड़ता होगा, तो और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ऐसा भी नहीं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन हमने ली तो उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाने, कितनी बड़ी बॉडी है, अमीबा तो छोटा सा एक सेल है, तो ऑक्सीजन ली तो उसे पहुंचाने के लिए भी कोई इतना टाइम उसे नहीं लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन एक तो इतना ज़्यादा होते भी नहीं, और जो होते भी हैं वो बहुत ही एक छोटे लेवल पे होते हैं, तो एक सेल सारा कर लेता है। पर अगर मैं बात करूँ कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, एक ह्यूमन की बॉडी है या फिर किसी एक एनिमल की बॉडी है, और वहाँ पर एक सेल सारा काम कर लेगा, तो यार वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो एक सेल है वो क्या क्या करेगा यार, ठीक है। एक तरफ वो डाइजेशन भी कर लेगा, एक तरफ वो रेस्पिरेशन भी कर लेगा, है ना, एक तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन भी कर देगा, सब नहीं हो सकता एक साथ, थक जाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझें, जैसे कि घर में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मान लो कि तुम हो, राइट, ट्वेल्थ छोड़ो, मान नहीं भी हुआ, तुम घर में अकेले हो, तुम्हारे मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं सब बाहर गए हुए हैं, और तुम घर में बिल्कुल अकेले हो, तो क्या हुआ, तुम क्या सारा काम खुद कर लोगे, क्या कर लोगी, हाँ कर लेंगे दीदी, काम ही कितना होगा, क्या काम होगा, सुबह उठ के बस एक बार झाड़ू पोछा करना है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, थोड़े बहुत कपड़े धुलने होंगे, हाँ दीदी मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं, तुम्हारे घर में कोई ग्रैंड पार्टी है, ठीक है, तुम्हारी शादी नहीं है इतना खुश ना हो, तुम्हारे किसी कज़न की शादी है या फिर कोई भी बड़ी पार्टी है, ठीक है, अब तुमसे बोला जाए कि इतने सारे लोग वहाँ पर हैं
और सबको तुम सारे गेस्ट को अटेंड कर लो। सबसे जाकर गेट पे जाकर नमस्ते भी तुम ही कर लो, सबको चाय भी तुम ही पिला दो, सबसे खाने के लिए भी तुम ही पूछ लो, एवरीथिंग तुम ही कर लो। तो क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसी तरीके से एक मल्टी सेलुलर बॉडी में एक ही सेल सारे फंक्शंस नहीं कर सकता, तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर कर देते हैं कि एक ग्रुप को बता दे कि भाई ऐसा करो, तुम डाइजेशन का काम संभाल लो, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बता दिया कि ऐसा करो, तुम रेस्पिरेशन का काम संभाल लो, कुछ को बता दिया तुम ट्रांसपोर्टेशन का काम संभाल लो, और ऐसे कर करके लेबर का डिवीज़न कर दिया। जैसे कि अगर घर में कोई ग्रैंड पार्टी होती है तो क्या करते हैं, तो कुछ वो बना देते हैं ना ग्रुप्स, कि भाई तुम सब लोग क्या करोगे, तुम सब लोग गेस्ट को अंदर लेकर आओगे, नमस्ते नमस्ते करोगे गेट पे खड़े होके, तुम लोग सारे गेस्ट से पूछ लेना कि भाई खाना खा लिया नहीं खाया, तुम लोग उनको नाश्ता वगैरह दे देना, तुम लोग उनको खाना वगैरह सर्व कर देना, है ना, तुम लोग डेकोरेशन का सामान देख लेना, वो काम देख लेना। तो उस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर हम कर देते हैं जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसी तरीके से एक मल्टी सेलुलर बॉडी में एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इस वजह से हम अलग अलग सेल्स को अलग अलग सेल्स का ग्रुप बनाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर काम दे देते हैं, ठीक है। और वो एक ग्रुप में जो सेल्स होते हैं वो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हो। जैसे कि अगर मैंने एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया और कहा कि भाई तुम सब मिलकर डाइजेशन करो, तो वो सारे मिलकर डाइजेशन ही करेंगे, वो सारे सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सेल स्ट्रक्चर देखो, हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उसमें एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। मल्टी सेलुलर में डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पिक्चर तुम लोग को दिख रही है ये वाली, इसका काम यहाँ पर नहीं है, इसका काम आगे आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यार, तुम लोगों ने टिश्यू नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ टिश्यू क्या होता है। एक सेल अकेला सेल होता है, कोई एक सेल है तो वो अकेला एक सेल है। अगर मैं बहुत सारे सेल साथ में ले आऊँ तो वो एक टिश्यू बन जाता है। अगर मैं बहुत सारे सेल साथ में ले आऊँ तो वो एक टिश्यू बन जाता है। मैं बहुत सारे टिश्यू साथ में ले आऊँ तो क्या बन जाता है, वो एक ऑर्गन बन जाता है। मैं बहुत सारे ऑर्गन साथ में ले आऊँ तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं। देखो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये उन टिश्यू की बात नहीं हो रही है जिससे खाना खाने के बाद तुम हाथ पोंछते हो, ठीक है। ये सिंपल टिश्यूज़ की बात हो रही है जब सेल हैं और बहुत सारे सेल साथ में आ जाते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज साथ में आते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे जब ऑर्गन साथ में आते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे एक सेल है, बहुत सारे सेल साथ में आए, उससे मान लो टिश्यू बनाया। मान लो मैं बात कर रही हूँ लंग्स की, तो एक लंग सेल आया, बहुत सारे साथ में आ गए तो उसने एक टिश्यू बनाया। बहुत सारे टिश्यू साथ में आ गए तो उसने एक ऑर्गन बना दिया, यानी कि लंग बना दिया। लेकिन अभी सिर्फ एक लंग बनाया, दो लंग्स होते हैं ना साथ में मिले हुए, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ना, उसने भी एक बनाया है, ठीक है। एक और उधर से बन के आएगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और फिर ये दोनों जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी को बना देते हैं, ठीक है। यार ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि तुम सेल हो, तुम्हारे पापा टिश्यू हैं, तुम्हारे जो दादाजी हैं वो ऑर्गन है, और तुम्हारे दादाजी के पापा जी यानी कि तुम्हारे पर दादाजी बॉडी है ठीक है। तो ये होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यार इसको ऐसे याद कर लो, या फिर कि एक स्टूडेंट है, एक स्कूल है, उसमें एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट मिल क्या बनाएगा भाई, एक स्टूडेंट है अकेला। बहुत सारे स्टूडेंट अगर साथ में आ जाते हैं जिसको हम फ्रेंड सर्कल भी बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि एक ग्रुप है, राइट। बहुत सारे ऐसे ग्रुप साथ में आ जाते हैं। अब जैसे एक क्लास में ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे क्लास में एक ही फ्रेंड सर्कल, उस फ्रेंड सर्कल में सारे बच्चे आ गए, अलग अलग ग्रुप होते हैं ना। तुम्हारा अलग ग्रुप होगा, कोई और होगा उसका अलग ग्रुप होगा, है ना, फ्रेंड सर्कल जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फ्रेंड्स के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। अलग अलग क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्कूल बना देते हैं, है ना। उसी तरीके से ये बनता है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो सेल होता है, अगर तुम उसको जूम करोगे तो उसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
तो अब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की, अब देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, पर कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। वो हम जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो सबसे पहले ये एक सेल है। एक और चीज़ याद रखना कि जो सेल है ये 3D होता है, यानी कि ये स्फेरिकल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, प्लेन 2D नहीं होते हैं, स्फेयर होता है ये पूरा। तो सेल जो होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग तुम लोग को ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक है, हालांकि ब्लैक नहीं होती है बट इसमें ब्लैक दिख रही है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे सेल के अंदर वाली चीज़ों पे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल, और सेल के सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में नहीं लेकिन सेल के अंदर एक हमारा न्यूक्लियस होता है। एक हमारा ऐसे गोल सही जो तुम देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब के बारे में पढ़ लेंगे। खैर अभी तुम इतना समझो कि एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, साथ ही साथ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये पर्पल वाले माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है ये लाइजोसोम है। राइट, ये जो ब्राउन ब्राउन से छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। अब होता क्या है कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब मान लो तुमने एक बॉल ली और उस बॉल के अंदर एक और छोटी सी बॉल डाल दी, तो क्या होगा, उसके अंदर जो छोटी वाली बॉल है वो तो ऐसे तुम बाहर वाली बॉल हिली तो वो हिलती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल और न्यूक्लियस इनके बीच में थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेली लाइक होता है। ठीक है, ये जेली लाइक होता है, थोड़ा सा जेली टाइप्स होता है, ये होता है। और इसमें ये सारी चीज़ें एक तरह से कहते हो एम्बेडेड होती हैं, रखी हुई होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमल सेल। अब यार ये देखो, ये सेल तुम लोग को हो सकता है अभी इतने अच्छे समझ में ना आए हो, तो आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस ये देख लो कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओहो बहुत बोल दिया अब हम देखते हैं प्लांट्स में। तो देखो प्लांट का अगर मैं सेल डायग्राम देखूँ तो प्लांट में एक एडिशनल चीज़ होती है जो कि होती है सेल वॉल। सेल वॉल तुम्हें एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी दीदी, उसमें भी मिलनी चाहिए। नहीं यार, उसमें इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। प्लांट देखे क्या, प्लांट को ऐसा तो नहीं कि तुमने ऐसे कि अपनी स्किन को तुमने एक ऐसे हल्का सा अपनी उंगली से दबा के देखो, दबती है ना, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स को दबा के देखोगे, दबाएंगे क्या वो ऐसे स्पॉन्जी से होते हैं क्या, नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं। तो सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। अब सेल वॉल का हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं है। सेल वॉल किस लिए होती है, जैसे कि मान लो बारिश है, बारिश आ रही है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपने घर के अंदर जा सकते हैं। पर पेड़ तो मूव नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं होता है कि आज भी तुम्हारे घर के पास पेड़ था, कल तुम्हारे दोस्त के घर के पास पहुँच गया, कह रहा हाय तुम्हारे दोस्त के घर से आया हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो पेड़ क्या होते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, समझ लो बात को। तो बारिश आए, धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, भाई उनको वहीं खड़े रहना है, वो कहीं जा तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए उनके पास सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल क्या होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये रिजिड होती है, तो इस वजह से ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब से इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये हमारा एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इन सबके काम के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज वैक्यूल, अब देखो ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल में सॉरी, तुम्हें वैक्यूल्स मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे तो बहुत छोटे छोटे से।
लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की तो उसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल क्यों नहीं होते ह्यूमन में? क्योंकि वैक्यूल काम करते हैं स्टोरेज का। ह्यूमन बॉडी में खाना स्टोर का इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब हाँ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा खाना स्टोर किया जाता है। पर प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते ना कि भाई खाना बनाया, ख़राब ना हो जाए तो हमने रख दिया फ्रिज में ऐसा तो नहीं होता है। वो खाना बनाते हैं तो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करना पड़ता है, इस वजह से उनके अंदर वैक्यूल होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी होता है। सेल मेम्ब्रेन, अब देखो इसमें सेल वॉल होती है, डैट डजंट मीन कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी कहो नहीं होती है, इसमें होती है। सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि भाई जैसे कि हमारी जो स्किन है उसमें जो सेल्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन है तो तुम लोग देख सकते हो कि वो किस तरीके की है ना। थोड़ी सी क्या बोलूँ, मतलब मैं ठीक है, मतलब मूव कर सकती है, हाँ ये सबसे सही है, मूव कर सकती है, थोड़ी सी जेली टाइप्स की, राइट। लेकिन सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्लांट सेल में भी होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में भाई क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में, और वो एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन वही जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली बात ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होती है, लिविंग होती है, इलास्टिक होती है, एंड गिव शेप टू द सेल। अब ये क्या बोल दिया दीदी, सेमी परमिएबल, लिविंग, इलास्टिक। देखो साइड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लिविंग होती है सबसे पहली बात। ये लिविंग होती है, डेड नहीं होती है। जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है। ये इलास्टिक होती है, खिंच सकती है, एंड गिव शेप टू द सेल, और सेल को क्या करती है, एक शेप देती है कि भाई वो स्फेयर रहेगा या फिर स्पिंडल बनेगा, जैसा भी शेप हो। अब सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, देखो सेमी परमिएबल का ओ सॉरी सॉरी हाँ, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ को अंदर आने नहीं देती। जैसे कुछ लोग देखे हो ना, जो बाहर से देखे हुए बहुत ज़्यादा हम्बल, प्यारे और स्वीट लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। और वही कुछ लोग होते हैं जो बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा हम्बल काइंड होते हैं, है ना। तो सेमी परमेबल होती है सेल मेम्ब्रेन। बाहर से देखने में तो ये इलास्टिक है और सब है, लेकिन सेमी परमेबल, किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देगी कि हाँ भाई कोई भी चीज़ कुछ भी आए उसने कहा हाँ जी वेलकम, ना जी। हमारा घर जैसे है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आता है और हम गेट खोल के बोलते हैं हाँ जी आ जाइए आ जाइए। पहले हम गेट खोलते हैं, पूछते हैं कौन भैया या बहन जो भी हैं, फिर वो बताते हैं हमको, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा आने देना है या नहीं आने देना है। तो सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके की होती है। सेल मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जो उसको पता होता है कि भाई ये चीज़ें जो है इनका काम है सेल के अंदर, तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ये सेल के अंदर जाने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ये सेल के बाहर आने देती है, ठीक है। अब देखो सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर भी आने देती है, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर ये हर चीज़ को बाहर आने देगी तो सेल तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो सेल को कवर करे हुए हैं। सेल के अंदर वाली चीज़ें सेल के अंदर हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर ये हर चीज़ को बाहर आने देगी आराम से, तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें वो धीरे धीरे सेल के बाहर आ जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर आने नहीं देती है, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है, सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर आने देती है, ठीक है। अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस क्रॉस इट, जैसा मैंने बोला कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने देती है, ठीक है। सेपरेट्स इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, आसपास के मीडियम से सेल को सेपरेट एक वही लेयर करती है, राइट। अगर वो ना हो तो सेल और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई बाउंड्री नहीं रह जाएगी, राइट। प्लाज्मा इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जैसे मैंने बोला कि लिविंग होती है, तो इसमें जो सेल में जो प्लाज्मा होता है, राइट, ये लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ये कुछ शेप होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, अगर हम जूम करके देखें कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। तो क्या है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
लिविंग होती है, इलास्टिक होती है और सेमी परमेबल होती है। सिलेक्टेड चीज़ों को ये अंदर या बाहर आने देती है। हमारे सेल को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ठीक है, यानी कि एक बीच में वॉल बनाती है उनके बीच में, राइट। जैसे देखो ये बाहर का एनवायरनमेंट है और ये सेल है, राइट। तो अगर ये लेयर ना हो, अगर ये लेयर ना हो तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ये जो सेल है ये बाहर के सराउंडिंग से अलग रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही जो होती है सेपरेट करती है। कितनी गंदगी मचा दी यार मैंने। हाँ, फिर प्लाज्मा इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्लाज्मा जो होता है वो सेल का लिविंग पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में अगर हम पढ़ें तो इट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। जैसे मैंने बोला कि प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल वॉल भी होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, एक एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल की होती है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है हमारी सेल वॉल एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एट्सेट्रा। ये बहुत ज़्यादा हाई विंड से, टेम्परेचर से और सबसे प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को। एक और चीज़ होती है कि जो सेल वॉल होती है बहुत सीधी साधी प्यारी सी होती है। बाहर से रिजिड होती है, ठीक है, लेकिन अंदर से बड़ी सॉफ्ट नरम दिल की होती है, ठीक है। ये बोलती है कि यार कोई भी आ रहा है आने दो ना, कोई हमारे घर आ रहा है हम उसे कैसे अपने घर से वापस लौटा सकते हैं? आने दो। किसी को जाने का मन कर रहा है तो उसे क्यों बंदी बना के रखना है? जाने दो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा हम्बल सी है, ठीक है। तो ये कहती है कि हर चीज़ को आने देती है, हर चीज़ को जाने देती है। तो ये कहती है कि यार मैं तो हर चीज़ को आने देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहती है कि यार तुम संभाल लो, ठीक है। मुझसे किसी से मना नहीं किया जाता है। अगर वो कहेगा कि मैं अंदर आ जाऊँ तो मैं नहीं मना कर पाऊँगी उसको कि हाँ भाई मत आओ, या फिर वो कह रहा है बाहर जाऊँ तो मैं नहीं मना कर पाऊँगी यार उससे, तुम संभाल लो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक काम संभाल लेती है कि भाई सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है, सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देती है। वरना सेल वॉल तो बहुत भोली भाली सी होती है, कहती है आते जाओ जी आते जाओ, भगवान तो सॉरी गेस्ट तो भगवान का रूप है ना। ऐसा नहीं करती है सेल वॉल। तो सेल वॉल ऐसा करती है, किसी भी चीज़ को आने देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेल होता है उसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को तो ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे डीएनए को या फिर हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स क्या है आगे हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम कैरी जीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो यार, तुम जो थोड़े थोड़े अपनी मम्मी की तरह लगते होगे, थोड़े थोड़े अपने पापा की तरह लगते होगे। हो सकता है हमारी आँखें मम्मी की तरह हो तो बाल पापा की तरह हो, राइट। हो सकता है कि तुम्हारे बोलने का तरीका मम्मी की तरह हो तो तुम्हारे जो बिहेवियर्स हैं ज़्यादातर वो पापा की तरह हो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें क्या आए हैं? जीन्स आए हैं, डीएनए आया है ना। डीएनए होता है ना कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स से भी तुम्हें कुछ चीज़ें आई हैं और तुम्हारे फादर से भी आई, तुम्हारी मदर से भी आई है ना। तो ये जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स हमारे फादर से आए हैं, कुछ हमारी मदर से आए हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स से बच्चों तक, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए कैरेक्टर को, ठीक है। न्यूक्लियस के अगर हम कुछ वो देखें शेप तो वो कुछ इस तरीके की होती है। अब मैं न्यूक्लियस की अच्छे से बात करती हूँ। जैसे कि हमने देखा सेल, तो हम न्यूक्लियस की अच्छे से बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियस में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि हमने देखा सेल मेम्ब्रेन पूरी एक ऐसी कवरिंग थी। न्यूक्लियस पूरी ऐसी कवरिंग नहीं होती। न्यूक्लियस क्या होती है? न्यूक्लियर एनवेलप से बनी होती है, यानी कि थोड़ा सा है, फिर थोड़ा सा गैप, फिर थोड़ी सी बनी है, फिर थोड़ा सा गैप, यानी कि इसमें बीच बीच में होल होते हैं। ये जो पूरी कवरिंग होती है, इसमें बीच बीच में होल होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब ये होल ज़रूरी क्यों होते हैं? देखो यार, जो होल इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं जो हमारे
सेल को चाहिए होती हैं। प्रोटीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, है ना। राइबोसोम एक बड़ा, जैसे न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ना, न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस देख रहे हो, ये न्यूक्लियोलस होता है। इसमें हमारे राइबोसोम्स बनते हैं, जो हमने पीछे देखा था ना, ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे, तो वो राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनते हैं। तो अब वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और उनको बाहर जाना होता है न्यूक्लियस से, यानी कि सेल में जाना होता है। तो अगर ये पोर्स नहीं होंगे तो वो कैसे बाहर जा पाएगा, राइट। वो राइबोसोम्स बाहर कैसे जा पाएंगे, तो इन पोर्स के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्रोमोसोम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तुम लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो डीएनए होता है ना हमारा, वो दो शेप में होता है, एक क्रोमोसोम्स और एक क्रोमेटिन। अभी शेप कैसी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा क्रोमेटिन छोड़ो, बेसिकली देखो कि हमारा डीएनए है, हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल और न्यूक्लियस के बीच में होता है, वैसे ही न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में भरा होता है हमारा वो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये तो न्यूक्लियर एनवेलप है ही है। तो फिर से एक बार देखो कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ताकि न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ बाहर जा पाए, राइट। उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में क्या बनते हैं, हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है डीएनए, क्रोमोसोम एंड जीन। क्रोमोसोम बहुत तुम लोग को पीछे सुनने को मिल गया, लेकिन अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है। इस चीज़ को सब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डीएनए, क्रोमोसोम और जीन पढ़ने वाले हैं, तो हम डीएनए देख लेते हैं होता क्या है। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हम जिसकी वजह से हम हमारे पेरेंट्स की तरह थोड़े थोड़े लगते हैं। हमारा बिहेवियर भी कुछ हमारे मम्मी का होता है तो कुछ पापा का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल उन्हीं से आया है, ठीक है। तो ये डीएनए क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। पूरा डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम और ये जीन्स वगैरह क्या है। देखो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम अगेन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा चलो मैं थोड़ा तुम लोग को बता देती हूँ। देखो डीएनए दो शेप में प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमेटिन। शेप के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं। अगर वो ऐसे ही बिखरा बिखरा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पीछे देखा, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था ना कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था हमारा डीएनए, ठीक है। थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ऐसे 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 प्रेजेंट है, तो ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। तो जब ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है तो हम इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन जब ये रॉड शेप के स्ट्रक्चर में यानी कि इस स्ट्रक्चर में होता है तब हम इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में हमारे डीएनए होता है और उस डीएनए में छोटे 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 जीन्स होते हैं, ठीक है। डीएनए में छोटे छोटे जीन्स होते हैं, उस जीन्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब मैं इतना बताऊँगी तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक मुझे इस पर एक अलग ही वीडियो बना दूँगी मैं बाद में, ठीक है, जिससे उन लोग को अच्छे से ये डीएनए वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। खैर चैप्टर में तो हम लोग को जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं पढ़ा ही रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। इट एग्जिस्ट इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। जो हमारा डीएनए है वो दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है क्रोमेटिन, दूसरा होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा मैंने बोला, और क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर। देखो जब हमारे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 प्रेजेंट है अगर हमारा जो डीएनए है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। हमारा जेनेटिक मटेरियल अगर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन वहीं अगर हमारा रॉड शेप में इस शेप में है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर है तो क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो क्रोमेटिन, ठीक है। अब बेसिकली वैसे ज़्यादातर टाइम ये इसी शेप में रहता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शेप में ही रहता है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है
तो मतलब डिवाइड करना होता है, मतलब एक से दूसरा सेल बनाना होता है। सेल डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये छोटा बच्चा है तो एक एडल्ट कैसे बनता है, क्योंकि उसमें पहले सेल थोड़े कम होते हैं, फिर उसके सेल डिवाइड करते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके डिवाइड करते रहते हैं, तभी वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो वो क्रोमेटिन यानी कि जो थ्रेडलेट स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप को एक कंप्रेस फॉर्म में यानी कि रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रोमोसोम की शेप में ले आता है अपने आप को, और फिर वो डिवाइड करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था वो पीछे, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनता है। बस इतना याद रखो, क्रोमेटिन होता है थ्रेड स्ट्रक्चर में जब डीएनए प्रेजेंट हो, हमारा जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम जब वो रॉड शेप में प्रेजेंट हो, बस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करते हैं, देखो 2 तरीके के सेल्स होते हैं और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस के ऊपर। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, दीदी ये क्या नई चीज़ है, इसमें क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वो एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होगा और उसका जो डीएनए होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो एज इट इज़ उस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे, इमेज भी देखेंगे। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज़ सेल में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो उस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अब आगे हम इमेज, अब देखो एग्जाम्पल भी देख लो। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्रूगिन, एल्गी, और यूकैरियोटिक हो गए प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, ये सारी इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एज इट इज़ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे समझ में आएगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है और देख लो डीएनए उसके अंदर, उस सेल के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट है। कहीं भी तुम्हें इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, इस वाले में नहीं। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है और हमारा जो डीएनए है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में और सारा हमने जो अभी तक पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपैरेटस, ये सब भी नहीं होता है उसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बड़ा सिंपल सीधा सा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, देखो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन, दो बार लिखा है सॉरी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन, तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ऑल दिस कंपोनेंट्स हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, सभी के पास अलग अलग फंक्शन होता है, जो अभी हम आगे वाली स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अलग फंक्शन है, गोल्गी एपैरेटस है, उसका अलग फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका अलग फंक्शन है। तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया सेल। एक बार अब अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सेल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी, वो क्या होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या एनिमल सेल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो तुम लोग देख रहे हो रेड कलर का, ये होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपैरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो तुम लोग देख रहे हो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये जो देख रहे हो तुम लोग न्यूक्लियस के पास चिपका हुआ सा है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फिर बीच में एज यूजल हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच में हमारा न्यूक्लियोलस है। और ये सब कुछ किस में है? सेल के अंदर है। और किस चीज़ में है? तो इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसमें है। ये छोटे छोटे तुम लोग देख रहे हो, ये लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं और सब वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो, तो हम सबके फंक्शंस पढ़ लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के। हमने पीछे देखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, सेल को देखो, सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसे माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। यानी कि वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फॉर्म होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि सेल को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। फिर आते हैं हमारा गोल्गी अपैरेटस, है ना। अब गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? अब जैसे मान लो कि कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने कोई चीज़ बनाई, अब या न्यूक्लियस नहीं, मान लो सेल के अंदर कोई भी चीज़ बनी और अब उसे बनने के बाद उसे सेल के बाहर भेजना है। सेल के अंदर बाहर चीज़ें आती जाती हैं ना, तो अब कोई चीज़ बनी और अब उसको बनने के बाद सेल के बाहर भेजना है। तो ऐसे रूखा सूखा तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि बनी और हमने ऐसे ही भेज दी। तुमने शर्ट मंगाई मान लो अमेज़ोन से, और वो अमेज़ोन वाला तुम्हें ऐसे ही हाथ में शर्ट दे रहा है सीधे सीधे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एक प्रॉपर पैकिंग करके देंगे तो अच्छा लगेगा भाई, है ना। उसी तरीके से जब सेल के अंदर कोई भी चीज़ बनती है और उसे सेल के बाहर भेजा जाता है, तो पहले वो गोल्गी अपैरेटस में जाता है। गोल्गी अपैरेटस उसकी अच्छे से पैकेजिंग कर देता है और उसके बाद उसे सेल के बाहर भेजा जाता है। तो गोल्गी अपैरेटस का काम होता है पैकिंग एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है। जैसे कि शर्ट ऑर्डर की अगर तुमने, तो शर्ट तुम्हें पहले वो जाएगी, पैक होगी और फिर तुम्हारे पास आएगी। उसी तरीके से अगर सेल के अंदर कोई चीज़ बनी और उसे सेल के बाहर जाना है, तो पहले वो पैक होगी प्रॉपर तरीके से और फिर सेल के बाहर वो जाएगी, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? पैक करता है चीज़ों को। फिर आ गया लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोल सकते हो और फिर डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं इनको। अब इनका बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन ये थोड़े वो भी होते हैं गुस्से वाले या फिर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है पहले ये देखते हैं। मान लो कि एक सेल है, अब उस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सारी सेल के अंदर ही तो हैं। अब ये सारी चीज़ें सेल के अंदर है। अब मान लो कि सेल के अंदर कोई चीज़ है, अब हर चीज़ एक एक प्रेजेंट नहीं होती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि पूरे सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं लाइसोसोम की बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि पूरे सेल के अंदर एक ही लाइसोसोम होगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है कि मान लो कोई एक सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो। अब माइटोकॉन्ड्रिया, कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है? ये जाता है, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव बैग्स इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एसिड्स बोल लो या जो भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और माइटोकॉन्ड्रिया को अब देखो यार, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है ना। अब जो चीज़, अगर मान लो कि कोई एक टीम है, तुम लोग कोई टीम वर्क कर रहे हो, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला, टीम वर्क कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि उसमें एक इंसान है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें से हटाना ज़रूरी है ना। क्यों? एक तो इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई उसको हटाकर हम किसी और को लें ताकि हमारा काम टाइम पे हो पाए। दूसरी बात, किसी और को तुम नहीं भी लो, तब भी अगर वो ऐसे ही रहेगा तो वो उल्टा सीधा काम करता रहेगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, राइट। तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। उसी तरीके से मान लो अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेली है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसे उस सेल से बाहर निकालना ज़रूरी है, राइट। तो क्या करता है, लाइसोसोम जाता है, उसको अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर उसको बर्स्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, अपने अंदर लेता है, ठीक है। कुछ मतलब लाइसोसोम जो भी टच करता है वो बर्स्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम गया, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को टच किया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो गया और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एसिड्स छोड़े, माइटोकॉन्ड्रिया चला गया, ख़त्म कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, जो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। वहीं लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि अगर सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो पहले तो ये खुद सुसाइड कर लेते हैं। अगर इन्होंने देखा कि सेल में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। पर अगर पूरा सेल ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो ये परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं।
परेशान होकर अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और जब ये बर्स्ट होते हैं तो इनके अंदर बहुत सारा एसिड्स होते हैं, बहुत सारा डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं, तो वो सब कुछ पूरे सेल में चला जाता है और पूरा सेल बर्स्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई एक चीज़ ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो ये उसको ख़त्म कर देंगे, और अगर पूरा सेल ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, सेल की कोई चीज़ ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, तो ये खुद ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि ये खुद ख़त्म हो गया, ये खुद फटे, अब इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एसिड्स थे, तो उन सबसे वो पूरा सेल भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात आती है हमारी वैक्यूल्स की। अब जो वैक्यूल्स होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं स्टोरेज का। सॉरी, ये एनिमल सेल में होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल मिलेगा तुम्हें, बहुत बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा, बट एनिमल सेल में इतने बड़े वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल क्या करते हैं? ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी होती है फोटोसिंथेसिस करने के बाद, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करता है? ये देखो ये क्या करता है ना, कि जैसे मान लो सेल में कोई चीज़ है, वो किसी एक जगह पे है और उसे किसी दूसरी जगह पे, जैसे मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, कोई चीज़ यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो वो इतना घूम के आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जल्दी से, बहुत ही फास्टली उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स बोलते हैं इसको। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ द सेल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट होता है सिर्फ प्लांट्स में होता है, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? देखो, एक तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। दूसरी बात, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मैं जो बोल रही थी कि जीन्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, मैं जो चीज़ बोलने जा रही हूँ उससे कंफ्यूज मत होना, उसे याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा। जीन्स के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं, ACGT, ये होते हैं ACGT 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 ACGT। ठीक है, अब ये उस जीन के ऊपर लिखे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन जीन से ही हम बनते हैं, राइट। तो उन एक तरीके से वो रेसिपी होती है हमारी, ठीक है, कि हम कैसे बनेंगे। तो उस रेसिपी को पढ़ने वाले सिर्फ राइबोसोम्स ही होते हैं, कोई और उस रेसिपी को नहीं पढ़ सकता। राइबोसोम्स पढ़ते हैं और फिर हमको बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चर होते हैं ये न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, फिर से देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, सेल को जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। गोल्गी अपैरेटस कहता है यार सूखा सूखी हर चीज़ अच्छी ही लगती, तो कोई चीज़ अगर सेल से बाहर जानी है तो हमारी वाहवाही भी तो होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, पैक करके देता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं, अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पूरा सेल ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये इरिटेट होकर, परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, और क्योंकि ये ख़त्म होते हैं तो इनसे पूरा सेल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर वैक्यूल्स की अगर बात करें तो ये स्टोरेज के लिए काम आते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी है, ठीक है, तो उसे बहुत टाइम लगेगा तो ये जल्दी से पहुंचा देते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ द सेल होता है, और ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। राइबोसोम क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है और ये उससे बाहर आकर हमारे जो जीन्स होते हैं उनको पढ़ता है। ठीक है, तो सॉरी ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, हाँ, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो देखो, ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर भी होती है, प्लांट सेल के अंदर भी होती है। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है। लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होती है, वो तुम्हें एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगी। एनिमल सेल के अंदर अगर तुम्हें मिल गई ना सेल वॉल, तो भाई तुम भी प्लांट्स की तरह ऐसे एक जगह खड़े रहोगे। ठीक है, प्लांट्स की तरह तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी, है ना। तो तुम्हें प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगी। परमानेंट वैक्यूल
एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो उसको एनिमल सेल को क्या करना, फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं, उसका खाना तो बाहर बन रहा है ना एनिमल का। तो एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बट प्लांट सेल के अंदर होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, संपन्न होता है, फिनिश होता है, जो कहना है कह लो। चैप्टर, हाँ इसमें कुछ नाम थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें बिल्कुल ही नाम नहीं थे, कुछ नाम इसमें थे जिन्हें याद रखना शायद तुम लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस वगैरह वगैरह। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे ये सारे नाम, ऑलमोस्ट सारे नाम पहली बार में याद हो गए थे, क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। अभी तक तुम लोगों ने बायो के सारे ऐसे ही चैप्टर पढ़े होंगे कि लाइफ प्रोसेसेस वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये थोड़ा सा सबसे हटके चैप्टर था अगर देखा जाए, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस वगैरह इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। खैर जो भी हो, सेल इतनी छोटी सी चीज़ है, उसके बारे में पढ़ने में ये हमारी सबसे बड़ी वीडियो बन गई अभी तक की। अभी तक मैं इतने चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, बट किसी की भी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं हुई, ठीक है। जबकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ, बट स्टिल 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं पहुँची। बट ये एक पहला ऐसा चैप्टर था जिसकी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की पहुँच गई है, राइट। खैर चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कोई भी डाउट्स हो अगर, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर। और क्योंकि हम अपना चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, तो एक अच्छे से थॉट के साथ करते हैं, ठीक है। तो थॉट इज़ अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यार छोटे छोटे स्टेप्स ही जो होते हैं ना, वही एक बहुत बड़ी से एक बड़ा रिजल्ट लेकर आते हैं। तुम लोग ने क्या सोचा, ये जो यूपीएससी की टॉपर थी इस बार, श्रुति जी, तुमने क्या सोचा कि उन्होंने एक दिन की पढ़ाई की, या फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा सा स्टेप ले लिया और उससे सब हो गया। छोटी छोटी आदतें उन्होंने अपने अंदर इम्प्रूव करते रहे। तो हर दिन छोटी छोटी चीज़ें, हर दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस करो, हर दिन अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ें लाओ, हर दिन थोड़ा सा ग्रो करो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो, और यही तुम्हारे बिग रिजल्ट्स आएंगे। इसके लिए बहुत अच्छी बुक भी है जो फिलहाल अभी मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है, बट बहुत अच्छी लगी मुझे अभी तक मैंने जितनी भी पढ़ी है। एटॉमिक हैबिट्स। यार तुम लोग 8th में हो और अभी तुम लोग की समर वैकेशन ख़त्म हुए नहीं हैं, तुम लोग चाहो तो वो बुक पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। अगर तुम लोग को पढ़नी नहीं है तो यूट्यूब पे मैं फुल बुक हिंदी में अवेलेबल भी हो जाएगी, ठीक है। फुल बुक इन हिंदी, तो तुम लोग ऑडियो बुक भी सुन सकते हो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, तो तुम लोग वो पढ़ सकते हो। और जब वो पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा ये थॉट क्या है, ठीक है। तो अगेन हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करो, और उसी से एक दिन में बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी समाप्त होता है, और हमने एक अच्छा सा थॉट भी देख लिया। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। पर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, एंड अगेन सेफ सॉइल। आई नो 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं सेफ सॉइल के, हम में से जो भी लोग सदगुरु जी को जानते हैं। सेफ सॉइल के 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बट क्योंकि मैंने इस स्लाइड में लगा लिया था, क्योंकि स्लाइड्स थोड़ा पहले बन गई थी, तो इस वजह से मैंने ये कह दिया, राइट। सेफ सॉइल की प्रमोशन के भले 100 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सेफ सॉइल मतलब सॉइल को बचाना अभी हम लोग को है, राइट। तो सेफ सॉइल, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।